हेलो गाइस, मेरा नाम कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पूरा जो थ्योरी है उसको रिवाइज करेंगे एंड लास्ट में अगर टाइम अच्छा रहा हमारे पास, अगर हम लोगों ने जल्दी से इस पूरे थ्योरी को कंप्लीट कर लिया तो हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे थ्योरी के ऊपर। अगर हमारे पास क्वेश्चंस बच भी जाता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में पूरा क्वेश्चन का एक वन शॉट ले लूंगा, बट हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी सेशन के नीचे। ठीक है। वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारे सेशन पीडीएफ, फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइडेड मिलेगा। ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि क्विजेस जो है मैं डेली देता रहता था वो आपको देता रहूं, क्योंकि कुछ जो रीजंस की वजह से मैं थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, बट अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सेशन पीडीएफ, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाने वाला है। दूसरी बात ये, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वेट मत कीजिए, जल्दी से कर लीजिए और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का चैप्टर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला चैप्टर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज उम्मीद करता हूं आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तो सबसे पहले हमारे पास जो माइंड में वर्ड आता है वो है करंट का। ठीक है। अगर मैं बात करूं करंट का, करंट होता क्या है? ठीक है ना। करंट को हम लोग यहाँ पे, अगर कोई पानी नॉन स्टॉप बह जा रहा है, एक फ्लो के साथ अगर बह रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? करंट है उस पानी में। ठीक है। वो वाला करंट नहीं जो लग जाएगा, ऑफकोर्स हमारे पास करंट से बह रहा है वो पानी। ठीक है। बट अगर मैं हम लोग फिजिक्स के भाषा में यहाँ पे बोलने की मैं कोशिश करूँ तो करंट जो होता है, अगर मैं बेसिकली जनरल अगर मैं डेफिनेशन दूं करंट का, तो दैट इज फ्लो ऑफ क्या? फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के फ्लो को हम लोग यहाँ पे करंट्स बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है। फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ, क्या यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात मैं यहाँ पे करता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है। अगर मैंने बोला कि करंट जो है जनरली जो मैंने डेफिनेशन दिया है वो है पार्टिकल का फ्लो। ठीक है। हो सकता है वो पानी हो सकता है वो हवा हो, कुछ भी हो, वहां पे करंट हमारे पास है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हमारे पास समझ में आ गया है, इतना तो बेसिक हमारे पास पता है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक चीज हमारे पास यहाँ पे पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स में क्या, कंडक्टर्स में हमारे पास, कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट वो जो है रैंडमली यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, रैंडम, रैंडम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम होते हैं, वो एक जगह नहीं जाते। तो जब भी मैं जो हमारे पास कंडक्टर है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको नोट्स में भी इजी हो जाए। व्हेन हमारे पास जो कंडक्टर है, कंडक्टर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इज नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, कनेक्टेड विथ बैटरी, बैटरी के साथ अगर कंडक्टर जो है वो कनेक्टेड नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं सर। ठीक है सर, रैंडम मोशन में हो गए। तो यहाँ पे नेट, अगर मैं करंट की बात करता हूँ ना, नेट जो क्रॉस सेक्शन एरिया से जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो नेट जो फ्लो है वो हमारे पास जीरो आता है। तो इसीलिए नेट फ्लो यहाँ पे हमारे पास इसे जीरो कंसिडर करते हैं, इसीलिए हमारे पास वहाँ पे करंट नहीं होता है। तो कोई भी अगर पूछे कि अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो करंट उसमें है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे नहीं बोलना है, बिकॉज करंट जो है वो तभी फ्लो होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। रेट ऑफ फ्लो जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो एक फिक्स्ड रास्ते में हो, रैंडम मोशन वो ना करे। ठीक है। अगर रैंडम मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो वहाँ पे जो नेट चार्ज फ्लो है वो हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा, एंड हेंस करंट जो है वो यहाँ पे सर्किट में या कंडक्टर में जीरो होगा। हेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड गाइस, हेंस नो करंट। ठीक है। तो आपको झटका नहीं लगने वाला है। ठीक है सर, ओके। तो इतना हमारे पास समझ में आ गया। बट अगर मैं इसी को, अब जो सेकंड सिनेरियो है कि व्हेन कनेक्टेड इन बैटरी, व्हेन कनेक्टेड, कनेक्टेड विथ बैटरी, अगर मैं अब जो कंडक्टर हमारे पास है उसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, क्या कर दूं? कनेक्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? बैटरी क्या बोलेगा? बैटरी उसे एनर्जी देगा। जैसे आपके पास जो है क्या बोल रहा हूँ मैं, माता पिता आपको एनर्जी देते हैं पढ़ने के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पे बैटरी जो है वो क्या करेगा? एनर्जी का काम करेगा। किसको एनर्जी देगा? कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो
हमारे पास यहाँ पे अचीव होगा जब नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो यहाँ पे करंट जो है आई, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई से, डेवलप यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, डेवलप्स हो रही, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे करंट आ गया है, तो आपको झटका अब लग सकता है क्योंकि हम लोगों ने बैटरी के साथ उसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे साइड में बताने की कोशिश करता हूँ, जगह भी बचा है तो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, और सर्किट में मैंने एक कंडक्टर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, कुछ इस तरह का कंडक्टर मैंने यहाँ पे लगाया है और मैंने इसे बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। कुछ इस तरह से मैंने बैटरी लगाया है और ये हमारे पास कंडक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट चीज होता क्या है, आप यहाँ पे कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्लो करने वाली है। ठीक है, अभी तो रैंडम मोशन में है क्योंकि मैंने बैटरी को ऑन नहीं किया। मान लो मैंने स्विच ऑन कर लिया, बैटरी ऑन हो गया, ये हमारे पास V वोल्टेज का कुछ बैटरी है, तो क्या करेगा, यहाँ से वो एनर्जी देगा। ठीक है, और एनर्जी जब देगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रैंडम जो है सर्किट में फ्लो करना, एक फ्लो करेंगी, एक नेट फ्लो होगा। ठीक है, मतलब एक यूनि डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो करना चालू होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो वो पास करेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन पास कर रही है तो यहाँ पे जो करंट बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। बट इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, एज हमारे पास कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग करंट जो है ऑपोजिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट हमारे पास करंट फ्लो करता है, ऐसा अज्यूम किया गया है। तो क्वेश्चन मत करना क्यों कैसा, तो हमारे पास है तो है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो फैक्ट्स होती हैं आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये गाइस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पिंक जो है दैट इज करंट का फ्लो, आई कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू कलर से, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑपोजिट ऑफ करंट। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाला है। अगर करंट जो है वो राइट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट में जाएगा, पूरा उल्टा काम हमारे पास यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, अज्यूम क्या किया गया है मैं आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अज्यूम हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स में क्या किया गया है। तो गाइस अज्यूम ये किया गया है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट जो इज आई ई मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो हमेशा यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। एंड हमारे पास जो आई कन्वेंशनल है जिसे मैं आई सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। आप आई ई को दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो भी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पे फ्लो करते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या कमेंट कर सकता हूँ ऑफकोर्स, क्या कि जो आई सी है दैट इज आई कन्वेंशनल करंट जो है दैट इज माइनस ऑफ आई इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो ये भी आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक बातें हैं गाइस जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम लोग यहाँ पे अपना जो मेन मुद्दा है दैट इज करंट के बारे में हम लोग बात करने वाले। हमें पता चल गया कि ये है जो हमारे पास यहाँ पे करंट आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास यहाँ पे करंट है वो क्या है गाइज, एक डायमेंशन इसका क्या है हमारे पास, अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ करंट का डायमेंशन जो है वो हमारे पास एम्पियर होता है। एम्पियर क्योंकि इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था एम्पियर भैया साहब ने, तो एम्पियर से हम लोग कैपिटल ए से डायमेंशन में ऐसे मैंने कर दिया। अभी स्कूल में ऐसे लिखा तो मार्क्स कट जाते मेरे, बट कोई बात नहीं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले। ठीक है, यूनिट जो है, यूनिट हमारे पास क्या होगा, एम्पियर है। ठीक है, और सबसे पहले ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। बहुतों को जो है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर वेक्टर है या स्केलर है, तो ये मैं बता दूं वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नहीं, एक सेकेंड, करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ओके गॉट इट। ऑल्दो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बट ये स्केलर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है बट इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास बट हैव डायरेक्शन। ठीक है, बट इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के उसमें नहीं गिनते हैं। ठीक है, ओके गॉट इट। अब गाइस बात करते हैं हम कुछ और मेन पॉइंट्स, कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं करंट का डेफिनेशन दूं, करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या, आई जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो समझ में आ गया होगा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ जिस डेफिनेशन के हिसाब से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर
एक कंडक्टर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब ये जो आई है, सॉरी, ये जो आई है गाइस हमारे पास, एक सेकंड गाइस, हाँ अब सही है, ये जो आई है गाइस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ, क्या मैंने बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट आ गया तो टी होगा मतलब अपॉन में, तो क्यू अपॉन टी, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम हमारे पास होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन जो आपने 9-10 में पढ़ के आ चुके हो वही हमारे पास इधर हो जाता है। और अगर मैं स्मॉल करंट की बात करता हूँ, ये तो हमारे पास बेसिक जो है फॉर्मूला हो गया, बट अगर मैं स्मॉल करंट की बात करता हूँ, फॉर अ स्मॉल करंट हमारे पास जो डी आई है, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब जब आप 12th में आ गए हो तो आपको ये ध्यान रखना है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे चेंज ऑफ क्यू अपॉन चेंज ऑफ टाइम, बस ठीक है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ओके ओके ओके। अब कुछ मेन हमारे पास कुछ और चीज़ों के बाद बात करते हैं। एक तो गाइज यहाँ से आपको पता चल गया होगा क्या, ये जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखा, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है क्या कि ये स्लोप ऑफ कर्व अगर कभी पूछे, स्लोप, सॉरी एक सेकेंड, स्लोप ऑफ कर्व अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, स्लोप ऑफ कर्व पूछा जाए, तो क्यू अपॉन टी, इसका जो ग्राफ है क्यू अपॉन टी ग्राफ का स्लोप, जो स्लोप है वो हमारे पास क्या देगा, करंट देगा, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी है, तो यहाँ पे वो जो है स्लोप है, इसका स्लोप जो है वो करंट हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतना बेसिक है हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बातें समझा दी है। अब जो है हम थोड़ा डेप्थ में जाने वाले हैं, कुछ और सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक बार स्लाइड को चेंज कर देता हूँ। अब गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखने वाला हूँ, इसमें वेरिएशन आपको करके बताऊंगा। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी के, मैं स्मॉल करंट की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हमारे पास इधर आ जाता है। मैं इसे गोले में बंद कर देता हूँ, जिससे हम लोग आगे इससे फॉर्मूला डिराइव कर सके, जो जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, उसको डिराइव में कर सकें। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे, हाँ अब सही है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे मान लो जस्ट इन केस कि आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, हमारे पास गिवन दैट कि जो हमारे पास आई है दैट इज फंक्शन ऑफ एनी टी के फंक्शन में कुछ आई गिवन है, तो पूछ रहा है कि चार्ज फ्लोन बताओ, चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे मैं कंसेप्ट लिखने जा रहा हूँ। कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे यूज करना है, सबसे पहले करंट को जो है टाइम के फंक्शन में दिया गया है और आपको चार्ज पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, क्या हमारे पास यहाँ पे होगा। सबसे पहली बात तो आई डी टी बराबर होगा डी क्यू के, दोनों तरफ मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जो है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बराबर हो जाएगा, आई डी टी होगा, सॉरी डी टी बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो ये हमारे पास क्यू टोटल, दैट इज जितना भी चार्ज है, क्यू टोटल जो हमें चाहिए चार्ज फ्लोन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। बस ये आपको यहाँ पे, ये मेन चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है जब भी आपको पूछा जाए कि आपको करंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम में गिवन हो और आपको निकालना क्या हो, चार्ज निकालना हो, तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। सपोज मैं आपको क्वेश्चन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी और मिल जाए। एक सेकेंड, सपोज कीजिए जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास यहाँ पे आई बराबर 3t² हमारे पास यहाँ पे गिवन है, मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास चार्ज क्यू फ्लोन हमारे पास यहाँ पे निकालना है, क्यू फ्लोन। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे t को इस तरफ लेके आएंगे, डेट इज आई हमारे पास अपॉन t² 3t² अपॉन बराबर हो जाएगा कुछ इस तरह से। हमारे पास आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। अगर हमको चार्ज निकालना है, सबसे पहली बात तो आई 3t² दिया है ना, हाँ ठीक है। तो अगर मेरे को क्यू टोटल निकालना है, दैट इज क्यू टोटल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3t², और t² का इंटीग्रेशन आप बचपन से जानते हो, सॉरी t² का बचपन से आप जानते हो, दैट इज 3t³ अपॉन 3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, t³। आप जो भी टाइम गिवन होगा वो आपको यहाँ पे पुट करके यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हुआ है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये गाइज अगर मैंने आपको बता दिया एक कंसेप्ट जो कि इंटीग्रेशन से हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और कंसेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो गाइज हमारे पास एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ये हमारे पास अगर पूछा जाए कि हमारे पास यहाँ पे एक जो है कर्व, सॉरी जो ग्राफ गिवन है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कुछ इस तरह ग्राफ है, दैट इज यहाँ पे है आई, यहाँ पे है टी, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, और इसका एरिया जो है वो क्या गिवन है, मान लो कुछ एरिया यहाँ पे है
दिस इज फ्रॉम T1 टाइम एंड दिस इज T2 टाइम, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो हमारे पास क्या देगा, क्या सिग्निफाई करता है, ये जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे चार्ज फ्लोन देगा, दैट इज Q टोटल। चार्ज फ्लोन हमारे पास यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है वो आप I वर्सेस T ग्राफ से पता लगा सकते हो, ठीक है, गॉट इट। तो ये गाइस पूरा हमारे पास यहाँ पे था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, पूरा बता दिया है। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी ज़्यादा। एरिया ऑफ I वर्सेस T ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज फ्लोन, ठीक है, गॉट इट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये गाइस कंसेप्ट था जो कि आपको बताना था। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कुछ नए कंसेप्ट्स में, ठीक है। तो एक बार स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ मैं। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, और मैं टॉपिक को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस सेशन में वन शॉट के अंदर हम लोग यहाँ पे डेरिवेशंस को जो है डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। अगर कभी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट अगर नॉर्मल डेरिवेशंस अगर होती हैं, जो छोटे छोटे डेरिवेशंस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं अभी करके आपको नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज फालतू में टाइम जाएगा। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए, ठीक है, तो आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे, तो मैं आपको उसका सेपरेट डेरिवेशन का सेशन प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल के अंदर, ठीक है। तो अभी डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला के बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं, और थ्योरी ऑफ कोर्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट नया नेक्स्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने सुना होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है सर, ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना गाइस, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। जब मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। जब मैं इलेक्ट्रॉन जो बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक नेट फ्लो होता है, तो करंट जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है, एंड उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रैंडम मोशन से एक कांस्टेंट स्पीड में आते हैं, एंड उसी कांस्टेंट स्पीड को इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट स्पीड जिस स्पीड से वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक जाते हैं, उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले तो लिख देता हूँ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड जो कि कांस्टेंट है, with which इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मतलब चलते हैं, जाते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में थे जब बैटरी को मैंने कनेक्ट नहीं किया था। जब मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक नेट फ्लो है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो पॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक स्पीड से कांस्टेंट स्पीड में जाते हैं, एंड उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि एवरेज स्पीड भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला आता है गाइस, आपको स्कूल में भी बताया गया होगा, दैट इज वी, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस जो है ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन बताता है, ठीक है, ई दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपने वहां पे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी अपॉन हमारे पास मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, टाउ, टाउ, राइट। अभी टाउ क्या है गाइस, ये टाउ तो नया सुन रहा हूँ गाइस, इतना तो सही था कि ई एम सब सही था। ये टाउ सर क्या है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कितना आप अगर कभी ट्रिप में जा रहे हो, ट्रेन में वेटिंग एरिया में कितना टाइम आपने वेट किया, उसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जगह में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन गाइस यही है, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है, ये आपको गिवन हुआ क्वेश्चन में, बट फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक जो है हमारे पास यहाँ पे एक नया और एक डेफिनेशन आता है, और एक टर्म आता है, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कितना फ्रीली आप मूव कर सकते हो, कितना जल्दी आप मूव कर सकते हो। क्या होता है ये,
मोबिलिटी को हम लोग यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज दिस, ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट इसे करते हैं। और ये होता क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसी को हम लोग म्यू बोल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दैट इज वीडी कितना है, दैट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम, और टाउ भूलना मत, अपॉन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, तो हमारे पास सिंपल सी बात है जो म्यू है दैट इज मोबिलिटी, वो क्या आ जाता है ई टाउ अपॉन एम, सिंपल सी बात है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। तो मैं इसे बक्से में बंद कर देता हूँ जिससे आप क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो। ठीक है, तो ये हो गया गाइस। अगर मैं बात करता हूँ ये जो मोबिलिटी है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जितना भारी हमारे पास मास होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, बट कोई भी पार्टिकल है उसका मास जितना ज्यादा होगा उतना ही कम उसकी मोबिलिटी होगी। ऑफ कोर्स गाइस आप देख लो, अगर कोई आपके पास कोई लाइक मोटा आदमी है, ठीक है, तो वो दौड़ेगा बहुत कम, मतलब स्पीड उसका कम होगा, एंड ऑफ कोर्स अगर कोई पतला है तो वो स्पीड से भागेगा, है ना। तो इसीलिए गाइस ये हमारे पास प्रैक्टिकल है, तो आप इलेक्ट्रॉन में भी यहाँ पे लगा सकते हो इस चीज को। ठीक है, अच्छा, और एक बात जो आपको यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट मोबिलिटी का, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी जो है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन हमारे पास यहाँ पे वी एस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, गॉट इट। तो दो टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है एंड एक होता है मोबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब गाइज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, और देखा जाए तो ये गाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक पहला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है, तो अपने नाक कान आँख सब खुले रखें और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास जो टॉपिक का नाम है दैट इज रिलेशन बिटवीन आई दैट इज करंट एंड वीडी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, हर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इस पूरे एक फॉर्मूला से आपका जो है सॉल्व हो सकता है। तो इसे ध्यान से कैसे जो है डिराइव हो रहा है वो मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं डिराइव भी करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान से इसे सुनना है और समझना है। सबसे पहली बात तो जब भी मैं बैटरी, मान लो V वोल्टेज का बैटरी है, उसको मैं कंडक्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पढ़ा होगा पोटेंशियल चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज V पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता है। ठीक है सर, ये आपको फॉर्मूला पता है, तो व्हेनेवर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एक सेकेंड, व्हेनेवर हाँ, अरे यार एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब सही है, अब सही है, यस। अब नेक्स्ट कलर लेते हैं, व्हेनेवर V voltage of a battery of V voltage, whenever a battery of voltage V, right, voltage V is connected with a conductor, कंडक्टर के साथ मैंने उस बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, तो वहां पे एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जितना अपने वोल्टेज का बैटरी दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया है मैंने फिर भी। ठीक है, गॉट इट। चलो, अब जो जानने वाली बात है वो क्या है कि इफ देयर विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब हमारे पास जब मैंने बैटरी को करंट किया है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगी एंड कांस्टेंट स्पीड से आएंगी, एंड वो स्पीड जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं वी होगा, जो कि मैंने फॉर्मूला आपको नेक्स्ट पेज में जो है पिछले पेज में बताया था, दैट इज ई टाउ अपॉन एम के बराबर होता है। ठीक है, देन वहां पे करंट जो है कंडक्टर में हमारे पास होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। अब हमें पता है जो हमारे पास आइडियल करंट का जो डेफिनेशन था, जो फॉर्मूला था, दैट इज करंट बराबर होता है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ठीक है सर, अब चार्ज जो है फ्लोन कितना हुआ है वो अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है तो वो कितना होगा, दैट इज हमारे पास चार्ज फ्लोन दैट इज क्यू एन ई के बराबर होता है। एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई जो है वो एक चार्ज का, एक पार्टिकल का चार्ज जितना है वो हमारे पास इधर होगा। तो करंट आई मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ तो एन ई अपॉन टी के बराबर। अभी जो एन है ना वो कितना होगा वो हमारे पास निकालना है, एंड इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर डेंसिटी हम लोग यहाँ पे एक टर्म देते हैं। एन को यहाँ पे लिख देता हूँ, एन
दैट इज कैरियर डेंसिटी, कैरियर डेंसिटी इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर डेंसिटी बोलते हैं। डिफरेंट मेटल्स कंडक्टर्स के लिए हमारे पास एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू आपको पता चल गई है। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिल जा रहा है, कोई नेक्स्ट अलग कलर से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है जिसका ये जो एरिया, जो क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारे पास ए मान लेता हूँ, एंड ये जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एल है, ठीक है सर, गॉट इट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं और समझूं क्या कि ये है, ये कनेक्ट मैंने कर दिया है कोई बैटरी के साथ कुछ इस तरह से। अब जो है यहाँ पे करंट फ्लो होगा, वोल्टेज वी है, यहाँ पे करंट जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करना चालू होगा, ठीक है सर। बात करता हूँ यहाँ पे नंबर, क्योंकि ये जो एन है ना वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर चाहिए, ठीक है, एन, इसको मैं कैपिटल एन से डिनोट कर लूँगा इस, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। ये एन जो है वो कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दैट इज एन, छोटा एन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरियर डेंसिटी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे मैंने कैपिटल एन लिखा है, दैट इज बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में है दैट इज एन, छोटा वाला एन, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, बिकॉज ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए था, ठीक है। और अगर मेरे को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो मेरे को कैरियर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम करना पड़ेगा। कैरियर डेंसिटी इज छोटा वाला एन, एंड वॉल्यूम क्या है हमारे पास यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज ए एल, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो ये हमारे पास एल एन ए एल हमारे पास इधर हो जाता है, ठीक है सर। तो मैं करंट को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दैट इज स्मॉल एन ए, दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ई दैट इज हमारे पास चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, ठीक है सर। इतना तक हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। अगर मैं बात करूँ वीडी की, हमारे पास अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वीडी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एल, दैट इज डिस्टेंस कितना है चल रहा है वो, दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एल अपॉन कितने टाइम में चल रहा है, दैट इज टी टाइम में, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया। तो ये क्या है, वीडी जो है देखा जाए तो हमारे पास मीन वेलोसिटी होता है, क्या होता है, मीन वेलोसिटी होता है। तो मैं जो है वीडी को एल अपॉन टी के बराबर लिख सकता हूँ। अब अगर मैं ये सब चीज़ों को पुट करता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, जो एक्चुअल फॉर्मूला है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बराबर एन ए ई वी डी, बिकॉज एल अपॉन टी को मैंने क्या लिख दिया, वी डी के बराबर लिख दिया। ये फॉर्मूला गाइस रामबाण फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा फॉर्मूला गाइस, ये हमारे पास निकल के आ जाता है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, पुट एल अपॉन टी बराबर वी डी, ठीक है। जब मैंने पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है। आपको ये कभी नहीं भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास इधर आ जाता है। आई और वी डी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन हमारे पास इधर पैदा होके आ जाता है, ठीक है, गॉट इट। चलो अच्छा, यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन है, कैपिटल एन, वो हमारे पास एन ए एल के बराबर आ गया है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ क्यू फ्लोन, जो चार्ज फ्लो हुआ है, दैट इज हमारे पास एन ए एल ई। ये तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाने की कोशिश वहीं पे की है, ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका यहाँ पे निकल के चार्ज फ्लो आया, ठीक है। तो ये है गाइज रिलेशन। अब इसी रिलेशन से दैट इज आई बराबर एन ए ई वी डी, इसी से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारा रिलेशन हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं नेक्स्ट पेज के पेज में, ठीक है। एक सेकंड गाइज। तो ये गाइज आ जाता है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला, क्या, आई बराबर एन ए ई वी डी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं बहुत सारा चीजें जो है यहाँ पे डिराइव करने वाला हूँ। जस्ट इन केस पहला हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, पहले केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा क्या करने वाला हूँ मैंने क्या किया, वी डी की जगह, वी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज ई टाउ अपॉन एम, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जस्ट मैंने ये किया है, ठीक है। वीडी की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो क्या बन के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट, दैट इज आई बराबर हो जाएगा क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा इसे कर देते, हाँ, आई बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एन ए ई, वीडी की जगह मैंने क्या किया है, ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निकल के हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आई बराबर एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम, सिंपल सी बात है, ठीक है गाइस, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी फॉर्मूले के अंदर क्या करने वाला हूं, इसी फॉर्मूले के अंदर
मैं क्या करूँगा, जस्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज V अपॉन L के बराबर होता है। जस्ट अभी मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैं आपको पहले ना इसे कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ, एक बक्से में बंद कर दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अब सही है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट इज V अपॉन L के बराबर होता है, वही मैं पुट कर दूंगा। तो क्या बन के आ जाएगा, डेट इज I बराबर NaE स्क्वायर टाउ, ई की जगह मैंने क्या किया है V अपॉन ML, बस यही मैंने यहाँ पे पुट किया है। ध्यान से गौर से गाइस एक चीज देखने की कोशिश करोगे, अगर आपके आंखें तेज है बहुत ज्यादा, आप बचपन से बहुत कुछ चील की नजरें हैं आपकी, तो आपको एक चीज जो है नजर आएगा। क्या नजर आएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, रीअरेंज करूंगा, क्या पता नजर आ जाए। मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पे ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ IML, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा फिर NaE स्क्वायर टाउ, और बराबर क्या है V के। मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, V को एक तरफ रखा है और बाकी सब उस तरफ ले लिया, ठीक है। ध्यान से एक चीज आपको देखने की गौर से कोशिश करोगे तो क्या दिखेगा, ये देखो ML ये हटा दोगे अगर, मतलब ये ग्रुप कर लेता हूँ, ये हमारे पास I है एंड बराबर है V के। अगर आपने 9-10 अच्छे से थोड़ा सा गौर से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ओम्स लॉ, दैट इज V बराबर IR के बराबर होता है। वी नो, इसे मैं हटा देता हूँ, एक बारी गंदा लग रहा है, हाँ। वी नो जो हमारे पास V होता है डेट इज IR के बराबर होता है। और अगर मैं यहीं पे इसी फॉर्मूला को कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरे को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता चल जाता है गाइस, बहुत ही बड़ी बात है। क्या कितना हमने डिराइव किया गाइस, सोचो बस। तो रेजिस्टेंस डेट इज R डेट इज बराबर होता है ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, ठीक है। अब एक गाइस कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गाइस अपने A को राइट में क्यों किया है, क्योंकि और एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाना है जो कि बहुत ही आपको मतलब बहुत ही मजे देगा आपको, ठीक है। क्या, अगर मैं L अपॉन E को थोड़ा सा हटा दूं, यहाँ पे ग्रुप कर दूं, और MNE स्क्वायर अपॉन टाउ को एक ग्रुप कर दूं, तो आपको एक और फॉर्मूला 9-10 में आपने पढ़ा होगा, वी नो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो क्या, कि रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज रो L अपॉन A के बराबर होता है। और यहाँ से मैं रो का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकता हूँ। क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे रो इज बराबर MNE स्क्वायर टाउ के बराबर हमारे पास इधर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी फॉर्मूले से हम लोगों ने कितना फॉर्मूला डिराइव किया है, कितने अच्छे अच्छे चीजें को पता चली है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो गाइस एक तो हमारे पास ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक यहाँ पे पता चला कि रो डेट इज रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास पता चल गया है। अब एक टर्म होता है करंट डेंसिटी, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है बट मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। क्या, एक सेकेंड, एक टर्म आता है गाइज हमारे पास करंट डेंसिटी का, जो कि हमारे पास क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, जिसे मैं J से रिप्रेजेंट करता हूँ गाइज। इसके बारे में डेप्थ में हम लोग बाद में अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं इसी सेशन के अंदर, बट मैं आपको बता दूं J से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है दैट इज I अपॉन A के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान से अगर मैं देखूं करंट डेंसिटी का, अगर मेरे को यहाँ पे एक रिलेशन चाहिए तो कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला जो है, या फिर आप ले सकते हो ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर मैं I अपॉन A को इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या रह जाएगा, करंट डेंसिटी के बराबर रह जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या रह गया हमारे पास, NE स्क्वायर E टाउ अपॉन M, ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सी बात है, करंट डेंसिटी हो गया है, ठीक है सर, समझ में आ गया, इतना क्लियर है, गॉट इट, ओके। ध्यान से और एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक रिलेशन होता है, अगर मैं ध्यान से देखूँ ये E को अगर मैं यहाँ थोड़ा सा गायब कर दूं, एक सेकेंड, क्या कर दूं, ये रहा, इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं J बराबर दैट इज करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, और E यहाँ पे ये हो गया, E को मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिखा है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये एक चीज नया बन जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। अगर आपने नहीं पता तो आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को, जिसे सिग्मा से हम लोग यहाँ पे सॉरी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बराबर होता है किसके, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M के बराबर हमारे पास निकल के आ जाता है। तो गाइस सिंपल सी बात है, I बराबर NaEVD फॉर्मूले से हम लोगों ने कितना फॉर्मूला यहाँ पे, कितने फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया है। सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए, I अपॉन N जो है, I अपॉन N इट इज J इज बराबर N E स्क्वायर टाउ, E स्क्वायर टाउ E
अपॉन एम के बराबर ये आ जाता है एक फॉर्मूला, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, गॉट इट। तो ये पूरा एक चार्ट में मैंने आपको समझाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज डिराइव है इसी एक फॉर्मूले से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, गॉट इट। होप करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ पूरा जो कंसेप्ट है यहाँ पे एक पेज में जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। और हाँ, ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बेसिकली सारे फॉर्मूले को आप ध्यान जो है याद करने जाओगे तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आई बराबर एन ए ई वी डी फॉर्मूले को जब भी जरूरत पड़े तो आपको उसी फॉर्मूले को यूज करके डिराइव करना है, पुट करके वी डी का कुछ भी पुट करके यहाँ पे जो मैंने करा है, जैसे मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है वैसे ही आपको खुद करना है एक बारी। तो आपको क्या करना है, सेशन के बाद आपको याद रखना है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो क्या करना है, आपको एक पेपर में आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखना है, आई बराबर एन ए ई वी डी। उसके बाद जो जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है उसको खुद से एक बार आपको खुद से बिना देखे ऑफ कोर्स खुद से एक बार जो है निकाल के से डिराइव करके देखना है, ठीक है, अगर निकल जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता फिर से देखिए, फिर से निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है, गॉट इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, ठीक है, गॉट इट, ओके, चलिए शुरू करते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैं ज्यादा बार बार गॉट इट बोल रहा हूँ, आपको हैरानी होगी जान के मैं जानबूझ के ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे, मैं एक बार स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो जो है अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है, एक सेकेंड गाइस। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे ओम्स लॉ, जिसे हम लोग कुछ और भी बोलते हैं, दैट इज हम लोग यहाँ पे वी वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। अरे यार थोड़ा सा ना टेढ़ा हो गया लाइन, बट कोई बात नहीं, सीधा कर देंगे ऐसा भी जस्ट, अरे यार नहीं हो रहा, हो जाएगा चिंता की बात, हाँ हो गया, चलो। अच्छा, तो गाइस सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे पता रहनी चाहिए, जो कि आपने 9th-10 में पढ़ के आ चुके हो, कोई भी कंडक्टर जो कि लो टेम्परेचर में है, ये गाइस हमारे पास लीनियर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर वी आई हमारे पास यहाँ पे बात करने वाले हैं फॉर अ कंडक्टर लो टेम्परेचर में जो है हमारे पास कंडक्टर, जो हमारे पास यहाँ पे क्यों लो टेम्परेचर की बात हो रही है, बिकॉज लो टेम्परेचर में रेजिस्टेंस जो है वो ठीक रहता है, बट अगर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ता है, इसीलिए गाइस हम लोग यहाँ पे उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो लो टेम्परेचर में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के हिसाब से, ठीक है, या फिर और वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं, वो कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाता है, जिसे हम लोग प्यार से क्या नाम देते हैं, ओम्स लॉ, क्योंकि ओम भैया ने ये हमारे पास यहाँ पे बोला था, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं और इसको पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो आर जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो आपको ओम है, पता होना चाहिए, ये तो पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। अब इसी ओम्स लॉ का गाइस एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम भैयास लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, क्या है वो लॉ, दैट इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म, कि हम लोगों ने यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i किया है, अगर i जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है तो क्या होता है, i बराबर हम लोग कांस्टेंट एक लगाएंगे दैट इज g और v, तो ये g जो है वो क्या होता है, दैट इज कंडक्टेंस, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये इस टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेप्थ में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, जो कि 12th क्लास में है। तो ये कंडक्टेंस क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/r के बराबर होता है g, ठीक है, g से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, तो इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगर कभी v वर्सेस i का ग्राफ दिख जाए, v और यहाँ पे i इसका ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारे पास क्या देगा, स्लोप जो है वो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस देने वाला है, क्या देने वाला है, रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देने वाला है। ये गाइस हमारे पास जो थीटा है, तो ये जो थीटा है ऑफ कोर्स जो स्लोप है दैट इज tan थीटा, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज r के बराबर हमारे पास होता है v वर्सेस r का ग्राफ, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब इसी को जो है रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, i वर्सेस v का ग्राफ है,
कुछ इस तरह से, यहाँ पे v इधर होगा, ये हमारे पास I होगा। तो इसका जो गाइज हमारे पास यहाँ पे स्लोप है, क्या है स्लोप है, वो क्या देगा, ऑफ कोर्स कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ जो है या तो 1/r देगा या फिर कंडक्टेंस देगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो हमारे पास थीटा है दैट इज tan थीटा, क्या है tan थीटा दैट इज m बराबर है g के या फिर 1/r के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। गॉट इट, ओके ओके, सिंपल सी बात है, समझा दिया, ओके। अब बढ़ते हैं आगे कुछ और टॉपिक्स को लेके, बट उससे पहले मैं आपको और एक ग्राफ से कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, हाँ ये रहा। तो ये रहा गाइस हमारे पास, मान लो ये मेरे पास एक ग्राफ है आई वर्सेस वी का, मान लो आई वर्सेस यहाँ पे वी का ग्राफ है। ये हमारे पास एक स्लोप है जिसका रेजिस्टेंस 1 है, और ये एक स्लोप है जिसका रेजिस्टेंस जो है R2 है। आपको बताना है कि इसमें से R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास आई वर्सेस वी का ग्राफ है, आपको ये ध्यान रखना है आई वर्सेस वी है। तो हमारे पास ये कंडक्टेंस देता है, स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका हमारे पास यहाँ पे कंडक्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिकॉज रेसिप्रोकल है। तो सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ R2, स्लोप ऑफ 2 जो है हमारे पास है वो ज्यादा है, स्लोप ऑफ 2 ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा है, कंडक्टेंस ज्यादा है तो इसीलिए हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम होने वाला है। तो क्लियरली मैं यहाँ से ये रिपोर्ट कर सकता हूँ कि जो R1 है वो हमारे पास ज्यादा है R2 से, ठीक है। क्या मैंने बताया आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये I वर्सेस V का ग्राफ है, R1 और R2 यहाँ पे गिवन है। R2 का स्लोप ज्यादा है, R2 का स्लोप ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस दैट इज G वो ज्यादा है। अगर G ज्यादा है तो R ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बिकॉज उसका रेसिप्रोकल होता है। तो जब कम होगा तो R2 कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू R1, सिंपल सी बात, क्लियर खंडा, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। क्या रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पहले, उसको डेप्थ में और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ओके। तो हिंड्रेंस या रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कि मैं मान लो ये बंदा रेजिस्ट कर रहा है मेरे से बात करने के लिए, मतलब ये बात करना नहीं चाहता मेरे से, ठीक है, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ओके। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है दैट इज बराबर होता है, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला की बात करूँ, जो सिंपल फॉर्मूला है वो होता है V/I बराबर होता है किसके, रेजिस्टेंस के। अब इसी रेजिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पे जो रिलेशन बिटवीन I और VD था दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी से हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया था, एंड वो जो रेजिस्टेंस निकल के आया था आप पीछे जाके देख भी सकते हो, दैट इज ML/NE² टाउ A, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आया था। अब क्लियरली मैं ये बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कैरियर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, रिलैक्सेशन टाइम और जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देख सकते हो आप यहाँ पे जो टर्म्स यहाँ पे है उस सब के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ओके। अब रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मेनी थिंग, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे जो है हमारे पास यहाँ पे चेंज होने वाला है वो आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस जो है अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा, रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कम होने वाला है, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एरिया के, ठीक है। मास तो कांस्टेंट है, वैसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी आपको यहाँ पे डिपेंड करता है, ये बात की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये दो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल यहाँ पे एक आ जाता है रो। मैंने आपको बता दूं यहाँ पे जो रो है रेजिस्टिविटी, वो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आता है, MNE² टाउ। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की जो कि आपको नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, रेजिस्टिविटी। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है सर। तो ये गाइस फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है वो मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मैंने आपको बता दिया है। टेम्परेचर डिपेंडेंट गाइस है कि नहीं वो आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट कुछ मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हमारे पास इधर है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सेकंड्स के अंदर। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है दैट इज ML, अभी बताने वाला हूँ मैं क्या, कि ML/NE² टाउ अपॉन M। अब सिंपल सी बात है, M और E जो है वो कांस्टेंट है, मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, क्या करूंगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी लिखता हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा ना
तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन्स, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन को टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब जो है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपको आग के किसी एक कंटेनर के ऊपर जहाँ पे आग है आपको बिठा दूं तो आप कूदोगे ना, उछलोगे ना, ऑफ कोर्स, मतलब भागोगे वहां से। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी वहां से कोलाइड करेंगे ज्यादा, बिकॉज जब भागेंगे तो कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा। जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम बिटवीन कोलिजन, मतलब जितने भी सक्सेसिव कोलिजन्स है वो क्या हो जाएगा, कोलिजन्स कम हो जाएगा। एंड टाइम जब मतलब ऑफ कोर्स कम होगा तो टाउ, टाउ क्या होता है, कोलिजन का टाइम, दैट इज कम हो जाएगा। एन तो है वो फिक्स्ड है। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के। और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारे पास टाउ को कम होना चाहिए। तो क्लियरली मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ने वाला है, बिकॉज टाउ कम हो रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी को क्या मेंशन करना है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ने वाला है वो कैसे बताएंगे, बताता हूँ आपको। इन केस ऑफ हमारे पास रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी हमारे पास प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, ये भी सेम एक्ट करने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट वगैरह की, यूनिट हमारे पास पता ही है, यूनिट दैट इज ओम होता है, ठीक है। और वो होता है हमारे पास ओम। एंड डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है। डायमेंशन जो है दैट इज MLT-3, एल ऑफ कोर्स यहाँ पे स्क्वायर होगा, भूलना मत। और यहाँ पे A-2 होगा। आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा, इसी फॉर्मूला में आप डायमेंशन पुट करोगे आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये गाइज आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में बताता है। एंड पूरा यहाँ पे मैंने पूरा रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंसी, सबके बारे में यहाँ पे नॉलेज दी है। अब एक वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का एक फॉर्मूला आता है, वो आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे रेजिस्टेंस के जो है कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या टॉपिक का नाम है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, ठीक है। एक सेकेंड, टेम्परेचर मतलब गर्माहट या ठंडक, ठीक है, गॉट इट, ओके। तो मान लेते हैं गाइज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसको मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर इनिशियल मान ले रहा हूँ, दैट इज दिस, ठीक है। अब और एक रेजिस्टेंस है, मैंने क्या किया उसे थोड़ा सा बताता हूँ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस जिसका आर फाइनल हो गया है, मतलब आर एफ है जिसका आर फाइनल है, मान लो। यहाँ पे जो है टेम्परेचर टी इनिशियल था और यहाँ पे टी फाइनल है, ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सी बात है, आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस का चेंज हुआ है। तो डेल्टा मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, आर। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर का भी चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा टी मान ले रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा टी मान लिया मैंने। एक्सपेरिमेंट हुआ और पाया क्या गया, मैं बताता हूँ आपको। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली, एक सेकेंड, ये तो पता चलेगा कि भाई सर ने कैसे लिख दिया ये सब। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये पाया गया क्या पाया गया सर, कुछ तो पाया गया होगा ना, हाँ पाया गया है क्या, कि जो डेल्टा आर है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल हमारे पास रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के। और हमारे पास जो डेल्टा आर है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के भी। अगर मैं इन दोनों को, ऑफ कोर्स दोनों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को जब कॉमन यहाँ पे लेंगे, दोनों को करेंगे, तो यहाँ पे एक सिंगल फॉर्मूला आ जाता है। क्या जाता है फॉर्मूला, कि जो डेल्टा आर है, राइट, वो हमारे पास इक्वल टू है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। वो कांस्टेंट जो है वो हमारे पास अल्फा होता है, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा गाइस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अल्फा आर आई डेल्टा टी के बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब यूनिट जो है हमारे पास डेल्टा टी का, दैट इज डिग्री सेल्सियस, केल्विन, दोनों लोग कोई भी चलेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इक्वेशन जो ये हमारे पास निकल के आ जाता है, अगर मैं डेल्टा आर को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज आर एफ, मैं ऊपर लिखता हूँ, ज्यादा इजी होगा हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा, मैंने इसे ऊपर ले लिया, ठीक है। अब डेल्टा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ, दैट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, सिंपल सी बात है, बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा, यहाँ पे आर इनिशियल है और डेल्टा टी, मैं इसे भी डेल्टा टी को डेल्टा टी रहने देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूंगा, सबसे पहले आर फाइनल को मैं क्या करूंगा, रहने देता हूँ, आर इनिशियल जो है वो राइट साइड लूंगा तो आर आई हो जाएगा,
प्लस अल्फा जो है यहाँ पे हमारे पास आर आई डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ से नहीं, मतलब आर इनिशियल को कॉमन लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंपल सी बात है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा फाइनल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अल्फा जो है वो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ऐसा सेम फॉर्मूला अगर आपने 11th अच्छे से किया है तो आपको याद होगा, आपने थर्मोडायनामिक्स में भी जो हमारे पास थर्मल कोफिशिएंट जो होती हैं, जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ प्रॉपर्टी जो थी चैप्टर, उसमें आपने ये ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला देखा होगा, जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में तो नहीं, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गॉट इट, ओके। एरिया वॉल्यूमेट्रिक जो हमारे पास होता है उसमें हमने यहाँ पे बात किया था, ऐसे ही सिमिलर फॉर्मूला था, ओके। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अब और एक कुछ ग्राफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्या कि वी आई ग्राफ में टेम्परेचर का कैसे हमारे पास यहाँ पे रोल होगा, बिकॉज हमें पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ किसका, एक सेकेंड, वी और आई का वी आई दोनों का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो टेम्परेचर मान लो ये T1 है और ये हमारे पास टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो T2 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन T1, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया सब कुछ, ओके। तो ये गाइस था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर एंड कुछ ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज किया है, ठीक है। तो पूरा रेजिस्टेंस हमारे पास खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर की, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है एंड बहुत ही क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है और मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाला हूँ, कैसे कैसे हमारे पास इधर होने वाला है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब रेजिस्टर्स जो होते हैं ना, दैट इज डिवाइस जो है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको कैसे कॉम्बिनेशन में लगाए तो कैसे कैसे हमारे पास इफेक्ट्स आती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों रेजिस्टर मान लेता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टर ये है और एक रेजिस्टर ये है, दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं लिख देता हूँ नीचे ही, बट एक सेकेंड, हाँ वी है ये, मान लेता हूँ ये रेजिस्टेंस 1 है, ये हमारे पास रेजिस्टर 2 है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, सीरीज। कैसे का इस फॉर्मूला आया, बहुत ही ईजी है, बट मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर सीरीज में कभी भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो आर जो हमारे पास इक्विवेलेंट आता है, दैट इज आर, मतलब दोनों को जितने भी रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। अगर एन है तो एन हमारे पास आइडेंटिकल है, तो आपको एन आइडेंटिकल आर को मल्टीप्लाई कर देना है, और जितना भी होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करते रहना है। एन अगर है हमारे पास, मान लो एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड है सीरीज में, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास एन आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये जो है प्लस आप जितना चाहो लगा सकते हो, आपको सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज डिफर करता है, वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास डिफर करता है, बट करंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास सेम रहता है, करंट सेम रहता है, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। अगर मैं वोल्टेज डिफर करता है तो V1 दैट इज रेजिस्टेंस 1 में कितना वोल्टेज है, तो वो क्या है होगा हमारे पास यहाँ पे R1 V अपॉन R1 प्लस R2। V जो है वो कितना वोल्टेज हमारे पास गिवन है, वो V2 जो हो जाएगा वो कितना है, दैट इज R2, मतलब जिसका भी आप निकाल रहे हो वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास इधर निकल के आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। क्या है ये, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, ठीक है। और गाइस दूसरा केस हमारे पास इधर होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज सेकंड वन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि गाइस हमारे पास जो है अलग अलग हमारे पास यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, देखा जाए तो कुछ इस तरह से, ठीक है। V वोल्टेज है, मान लो ये R2 है, ये R1 है। फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहली बात तो अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करता हूँ तो डैट इज बराबर होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर बहुत सारे हैं तो R1 प्लस R2 मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर n रेजिस्टेंस है, n आइडेंटिकल यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, जो R इक्विवेलेंट होता है डैट इज R बाई एन के बराबर होता है, कितने हमारे पास गिवन है अपॉन एक आइडेंटिकल उसका कितना होगा, ठीक है।
यहाँ पे गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना, जो वी होता है वो सेम होता है बट करंट आई डिफर करता है, ठीक है। आई यहाँ पे डिफर करता है। कैसे डिफर करता है कि कहीं हमारे पास आई दैट इज जैसे वहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर था, यहाँ पे करंट डिवाइडर होता है कि एक रेजिस्टेंस में कितना करंट दौड़ रहा है दैट इज आई वन, वो का दूसरे का रेजिस्टेंस आई वन निकालना तो आर टू आई टोटल करंट आर वन प्लस आर टू, ठीक है। यहाँ पे दूसरे का लेना पड़ता है, और अगर मैं आई टू निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे दूसरे का दैट इज आर वन आई अपॉन आर वन प्लस आर टू के बराबर हमारे पास इधर हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेस हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशली जो करंट एंड वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है, आपके जेई मेंस के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल्स। सेल्स जो है हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सेल जो होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ की। ईएमएफ क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, दो मतलब बैटरी अगर गिवन है, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हम लोग ये भी बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ बैटरी। अभी जो बैटरी होता है ना, ये दो टाइप के होता है, एक तो आइडियल बैटरी होता है, एक, ठीक है, और एक होता है रियल बैटरी। रियल बैटरी और आइडियल बैटरी में क्या डिफरेंस है वही सेम बताता हूँ आपको। आइडियल बैटरी में रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर होता है। आइडियल बैटरी में रेजिस्टेंस जो है हमारे पास यहाँ पे आइडियल बैटरी में वो जीरो होता है। बट अगर मैं यहाँ पे रियल बैटरी की बात करता हूँ, यहाँ पे रियल बैटरी में जीरो नहीं होता है, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस कुछ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और वो स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, टेंस एक हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो ये कुछ हमारे पास थे जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हमारे पास यहाँ पे मैं दो चीज़ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर कभी हमारे पास सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या, व्हेनेवर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज वी। हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल है v, डेट इज हमारे पास E माइनस आई आर के बराबर है। I जो है वो हमारे पास यहाँ पे आप पोटेंशियल, आई आर जो है पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड बैटरी, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप। I जो आर स्मॉल आर है वो गई हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया ये। E जो है ये हमारे पास रेटेड वोल्टेज है, EMF जिसे हम लोग बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, EMF जिसे हम लोग बोल देते हैं। V जो है वो हमारे पास पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल, ठीक है। तो ये गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस है गाइज ये हमारे पास, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर चार्ज हो रहा है, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे इन केस ऑफ चार्जिंग अगर हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ जो है चार्जिंग के केस में क्या होता है, चार्जिंग अगर हो रहा है व्हेनेवर सेल इज चार्जिंग, तो जो V है डेट इज E प्लस आई आर के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे दो फॉर्मूलेज यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट पेज में, ठीक है। एक सेकेंड, स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, हाँ अब सही है। यस, अब जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें भी गैस दो टाइप के आते हैं, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास सेल जो है वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट सेम रहने वाला है, करंट आई सेम रहता है, बाकी वोल्टेज जो है वो डिफर करता है ऑफ कोर्स। तो ईएमएफ टोटल अगर मेरे को निकालना है, ई टोटल, तो क्या होता है E1 E2 E3 ऐसे ऐड होता जाएगा, ठीक है। जितना भी आप सीरीज की तरह करोगे तो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे चलता है। और अगर आर टोटल, इंटरनल रेजिस्टेंस आर टोटल अगर मेरे को चाहिए तो R1 प्लस R2 प्लस ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे चलता जाएगा R3 ऐसे, ठीक है। और अगर N है, N आइडेंटिकल टर्मिनल्स है तो हमारे पास NE और NR हो जाएगा, ठीक, ओके। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरी तरफ होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो ई इक्विवेलेंट आता है दैट इज अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, ठीक है। और अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए, आर इक्विवेलेंट अगर सिर्फ चाहिए आपको,
आर इक्विवेलेंट आपको 1/R1 सॉरी 1 हाँ सही बात है 1/R1 प्लस 1/R2 करके यहाँ से आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गाइस अब फॉर्मूला होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर n आइडेंटिकल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, n आइडेंटिकल हमारे पास जो सेल से कनेक्टेड है कनेक्टेड पैरेलली, तो जो हमारे पास E इक्विवेलेंट है वो हमारे पास सेम E के बराबर आता है, E के बराबर आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप करके देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर हमारे भाषा में क्या है वो बवाल पॉइंट भाई, बवाल पॉइंट। ठीक है, बवाल पॉइंट जो बवाल कर सकता है वो आपको यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया है हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। अब जो है हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड पूरा चैप्टर को थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉज में गाइज हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो लॉ है दैट इज जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ, ये जंक्शन लॉ क्या बोलता है गाइज कि हमारे पास कोई भी जंक्शन में एट एनी जंक्शन देयर विल बी नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, फर्स्ट जो लॉ है वो क्या बोलता है, एट एनी जंक्शन देयर विल बी नो अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा नहीं होगा चार्ज, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, या करंट जो भी है। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मान लो ये एक वायर है जहाँ से I1 करंट आ रहा है और ये जो है हमारे पास यहाँ पे I2 करंट आ रहा है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे जंक्शन नोड या फिर जंक्शन जिसे हम लोग बोल देते हैं जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा ये वाला I3 अगर मान लो जा रहा है तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि I1 प्लस I2 ये जो है I3 के बराबर होगा ही होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। दैट इज टोटल इनकमिंग करंट जो है वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर है। मैं यहाँ पे और एक जो है इसका ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या, मॉड ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर हमारे पास इधर होता है। मॉड मतलब इसलिए लगाया जिससे पॉजिटिव हमारे पास लिया जाए। ठीक है, अब ये जो लॉ है दैट इज फर्स्ट लॉ, ये हमारे पास बेस्ड है किसके ऊपर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये हमारे पास जो है लॉ बेस्ड है। दूसरी बात ये एक साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो क्या है, दैट इज इनकमिंग करंट को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेने वाले हैं और आउटगोइंग करंट को हम लोग यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हैं। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को कर पाओगे, ये वाला इजी आपके लिए पड़ेगा। अगर आपके टीचर्स ने और कुछ कन्वेंशन बताया तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये फॉलो करना ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ की, जिसका नाम है हमारे पास लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो है ये लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है या बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या सॉरी चार्ज कह रहा हूँ, एनर्जी, वो चार्ज के ऊपर बेस्ड था, ये हमारे पास एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है सर, अब ये लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास टोटल कंप्लीट लूप में जो वोल्टेज है वो लूप में, वो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ कंप्लीट लूप विल बी जीरो, समेशन ऑफ एंटायर दिस। ठीक है, क्या बोला सेकेंड लॉ ने कि जो फॉर अ कंप्लीट लूप जो वोल्टेज ड्रॉप है, समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज बराबर जीरो, इन्होंने ये बोल दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें हमारे पास V1 V2 V3 जितने भी हमारे पास यहाँ पे लगे हुए हैं वोल्टेज रेगुलेटर जो भी है, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारे पास जीरो के बराबर होगा ऑफकोर्स। ठीक है, इसका मतलब यही है। और ये जो है और कुछ साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। कुछ साइन कन्वेंशन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप को अक्रॉस कंपोनेंट्स में हमारे पास साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास इजी हो जाए। वो साइन कन्वेंशन क्या है जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, क्या है वो साइन कन्वेंशन यहाँ पे।
आपको ईजी होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे लूप में बैटरी जिस टर्मिनल से निकालो उसकी साइन हमारे पास यहाँ पे ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जस्ट इन केस हमारे पास यहाँ पे ये है बैटरी, क्या है बैटरी, एक सेकंड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बैटरी हमारे पास, ये रहा। हाँ, अब मान लो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस ई लेना है या माइनस ई लेना है। सपोज करिए लूप हमारे पास अगर इस तरफ है, लूप हमारे पास अगर इस तरफ है, ठीक है, लूप हमारे पास इस तरफ है, तो हमेशा अगर आप ऑपोजिट जा रहे हो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है उसे हम लोग माइनस लेंगे। अगर हमारे पास लूप, आप दूसरी तरफ मैं बताता हूँ आपको, डेट इज दिस, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, थोड़ा सा क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और लूप जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जस्ट इन केस हमारे पास यहाँ पे लूप कुछ इस तरह से है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है, तो यहाँ पे इस तरफ हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अगर लूप के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो नेगेटिव लेंगे, लूप के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज लेने वाले, ठीक है। जब लूप और करंट सेम डायरेक्शन में हो तो हमारे पास यहाँ पे, और एक बात, करंट का कैसे हम लोग को यहाँ पे लेना है वोल्टेज, दैट इज अगर लूप एंड करंट सेम डायरेक्शन तो हमारे पास यहाँ पे प्लस, सेम डायरेक्शन है तो माइनस आई आर लेना है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन अगर हमारे पास गाइज ये है तो हमारे पास हमेशा इससे पॉजिटिव आई आर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास समझ में आ गया। इसका मतलब गाइज मान लो हमारे पास, मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको, ऐसे है मान लो, ठीक है, और लूप का डायरेक्शन मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर लूप कुछ इस तरह से है, ठीक है, अगर मतलब लूप और हमारे पास यहाँ पे करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, करंट मान लो हमारे पास इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, लूप और करंट डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास क्या करेंगे, माइनस आई आर लेंगे। बट अगर हमारे पास इस तरफ जाएगा लूप तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आई आर हो जाएगा, सिंपल सी बात, समझ में आ गया। तो ये गाइस हमारे पास किरचॉफ का सेकंड लॉ था, बहुत ही वोल्टेज लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाला है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमारे पास पूरा चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी आके इधर खत्म होता है। मैंने आपको सारी छोटी कंसेप्ट्स को डिस्कस मतलब बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ आपको कमेंट करना है इसी वीडियो के नीचे, तो मैं वो उसके ऊपर भी वीडियो आपको सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ पूरा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो खत्म होता है यहाँ पे। कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ जो है कमेंट डाउन कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना है आपका मैसेज, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस सेशन का PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, अवेलेबल मैं करवा दूंगा जिस इस सेशन के बाद ही, ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं, कुछ और हम लोग यहाँ पे जो है रे ऑप्टिक्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ कर लीजिए, और हाँ तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।